नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। बिहार इलेक्शन पे बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो शायद इस समय देश का मेरे ख्याल में सबसे प्रमुख मुद्दा है और प्रमुख इवेंट है इस समय का। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले राउंड ऑफ नॉमिनेशन खत्म, 6 तारीख को जो वोट पड़ेंगे वो उम्मीदवार करीब-करीब तय और पूरी तरह से अब मैदानी जंग में अमित शाह पूरी तरह से कूद गए हैं। और जो उनकी एक स्टाइल होती है, तोड़-फोड़, मरोड़, डर, लालच सबका कंबाइंड वो वहाँ पे शुरू हो गया है। मैं इंडिया गठबंधन का जो भी मामला रहा उसके बारे में टिप्पणी करूँ उससे पहले मैं थोड़ा एनडीए में क्या हो रहा है। एनडीए बहुत कुछ जिसको कहते हैं ना पेपर बुक के हिसाब से चलती है। क्या हुआ, कौन आगे आया, कौन पीछे आया, किसने क्या किया, कौन कहाँ इन एक जो सर्वे आया है, जो इन्होंने इंटरनल सर्वे कराया जैसा सूत्र बताते हैं, उसके अनुसार पीके की जो जनसुराज पार्टी है, वो जिस तरह से उसको खड़ा किया गया था, जिस तरह से वो हो रहा था, वो बजाय इंडिया गठबंधन को डैमेज करने की जगह, वो आज की तारीख में एनडीए को ज़्यादा डैमेज कर रहा है। उसके 2 प्रमुख कारण हैं, एक तो अपर कास्ट उसके साथ जुड़ गया है, मतलब एक एक अच्छा तबका और अपर कास्ट बाय एंड लार्ज बीजेपी मतलब एनडीए के साथ ज्यादा रहता था। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अपर कास्ट की ज्यादा वोट प्रतिशत के हिसाब से एनडीए में जाते थे। वो अगर शिफ्ट हुआ है थोड़ा जनसुराज में तो ज्यादा नुकसान एनडीए का वहां हो रहा है। तो एक तो ये है। दूसरा शहरी इलाकों में ऐसा कहा जा रहा है कि जनसुराज की से ज्यादा है। ये वही सब मैं अगर इसको इसको लिंक करूं अन्ना आंदोलन से तो ये सब लोग वही हैं जो अन्ना आंदोलन में भी शहर में लोग ज्यादा प्रभावित हो जाते थे। शहर में एक तरह का माहौल बनाने में कामयाब रहती है आरएसएस की विचारधारा वाले लोग। तो यहाँ पे ज्यादा प्रभाव है। तो शहरी इलाका भी बीजेपी का स्ट्रांग पॉइंट रहता था, वो भी शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे में अमित शाह को लगा कि जैसे एक स्टेज होता जाता है ना कि जब आपका अपना ही जिन्न जो है अगर बोतल से निकल आए तो फिर आपके लिए भी समस्या हो जाती है। तो अब जैसा है अब वो लगातार इस पे प्रशांत किशोर के भी वक्तव्य आ गए हैं। लगातार जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों को या तो खरीदा जा रहा है या बिठाया जा रहा है या अपने पक्ष में किया जा रहा है। मतलब जहां-जहां उनसे एनडीए को दिक्कत हो रही है वहां-वहां पे ऑपरेशन शुरू हो गया है। वो सर्जरी शुरू हो गई है। और प्रशांत किशोर ने भी उस पर टिप्पणी की है कि अमित शाह को लेके बहुत संजीदा है और गुस्सा है। उनको लग रहा है कि ये उनकी पार्टी को तोड़ने का काम है। खैर अमित शाह को हम सब लोगों में से सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है तो उसका नाम प्रशांत किशोर है। और ये सब जानबूझ के करते हुए भी अगर वो इस तरह की मतलब उनको दिक्कत हो रही है या वो जेन्युइनली इसको कह रहे हैं तो गुरु कौन था, चेला कौन है, किसने अब तक वो गुरु समझा। प्रशांत किशोर तो हरदम यही समझाते रहते हैं कि उन्होंने सबको सिखाया, उन्होंने सबको पढ़ाया। लेकिन जिसको भी पढ़ाया सिखाया एक चीज तय है, इस देश में सरकार ही ताकत होती है। और जिसके पास सरकार की ताकत हो वही ज्यादा पढ़ा लिखा, वही ज्यादा चाणक्य, वही ज्यादा अक्लमंद और वही ज्यादा इलेक्शन का बड़ा मैनेजर माना जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो बात हुई एनडीए की। इंडिया गठबंधन में सब कुछ क्या मतलब मैं अभी तक बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ये बहुत अच्छा हुआ ऐसे हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन की चिर परिचित पुरानी समस्याएं बहुत अच्छा खेलेंगे, बहुत अच्छा ड्रिबलिंग करेंगे, बहुत अच्छा फील्ड वर्क करेंगे, बहुत अच्छा तालमेल बनाएँगे, लेकिन डी के अंदर आके गोल नहीं कर पाएँगे। बहुत अच्छी अधिकार यात्रा, बहुत अच्छा समन्वय, बहुत अच्छा बिना में आपस में कोई टूट-फूट नहीं, एक-दूसरे के प्रति कुछ नहीं। बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट, मास्टर स्ट्रोक कृष्णा वल्लू को कृष्णा कर्नाटक से लाके बिहार में बिठा दिया गया। बहुत ही बढ़िया एक दलित को वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। दलित अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिल्कुल दलित साथ हो जाएँगे। इन सब जो एक मोमेंटम मिला था, एक जो बढ़त मिली थी इंडिया गठबंधन को, मेरे हिसाब से वो बढ़त पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और उसके लिए एनडीए नहीं ज़िम्मेदार है, उसके लिए खुद इंडिया गठबंधन ज़िम्मेदार है। वो मैटर ऑफ डिबेट हो सकता है कि उसके लिए ज़्यादा ज़िम्मेदार कांग्रेस है कि ज़्यादा ज़िम्मेदार आरजेडी है। जो-जो लोग
आरजेडी को पसंद करते हैं, उनके हिसाब से कांग्रेस ज़्यादा ज़िम्मेदार है, जो लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं, उनके हिसाब से तेजस्वी यादव ज़्यादा ज़िम्मेदार है, इस तरह की चर्चाएँ हो रही हैं। लेकिन मैं 2 इंसिडेंट की बात इसलिए करूँगा कि वो कांग्रेस किस तरह से काम करती है, वो दिखा रहे हैं। उसमें से पहला महत्वपूर्ण है, अनुपम एक बड़ा चेहरा है, बिहार में वो नौजवानों को लेके उनको एक जगह समेटने का काम कर रहे थे, बहुत सालों से उसमें लगे हैं और वो बेरोज़गारी और नौजवान इन मुद्दों पे काफ़ी मुखर रहते हैं और उनके पास एक अपना ऑर्गनाइज़ेशन भी हल्ला बोल के नाम से वो ऑर्गनाइज़ेशन चलाते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी को विधिवत जॉइन किया था। कांग्रेस पार्टी को जब जॉइन किया गया तो भई उनको कृष्णा वल्लू और ये सब लोगों ने उनको हाथों-हाथ लिया। वो काफ़ी घुमाए भी गए। उनके प्रति लोगों को बताया भी गया कि भई कितने अच्छे नेता आए हैं, ये सारी चीज़ें थी। अ, अनुपम विपक्ष में रहते थे तो अनुपम ने बहुत तीखी टिप्पणियाँ की थी कांग्रेस राज के को लेके और वो सब आजकल तो ट्वीट का ज़माना है, टिप्पणी से ज़्यादा ट्वीट रहता है, ट्वीट पुराना है, उपस्थित भी रहता है। अनुपम जी को सुपौल से कांग्रेस पार्टी ने टिकट अनाउंस कर दिया। लिस्ट निकली, लिस्ट में दस्तखत करके बाकायदा महासचिव जी के दस्तखत के साथ उनका टिकट अनाउंस हो गया कि सुपौल से ये कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार हैं। अब कहीं पे भी जब उम्मीदवारी हो जाती है तो उसके बाद नॉमिनेशन तो कहने को तो नॉमिनेशन वाले दिन से पैसा खर्च करना शुरू होता है ऑफिशियली, लेकिन उससे पहले बहुत सी चीजें हो जाती हैं। जीप वालों को आप ऑलरेडी बांधने के लिए दौड़ जाते हैं क्योंकि लिमिटेड जीपें होती हैं। आपको अगर जीप जीप से माइक वाला, टेंट वाला, तमाम तरह के एडवांस देने होते हैं, तमाम तरह के। नंबर एक तो ये फाइनेंशियल बात होती है और दूसरी बात होती है आपके लोग जो उनको भागना, उनको पकड़ना, उनको लामबंद, इनको लामबंद। सुपौल से जो ब्रजेंद्र यादव अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो 35 साल करीब से एमएलए हैं, 80 साल से ऊपर के हो गए हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की सुपौल की जनता बदलाव चाहती है। ठीक है भाई। बा जब अनुपम को मिला तो बहुत सा एक वर्ग था, वो बहुत खुश था कि भाई अनुपम को टिकट मिलने से एक युवा वर्ग में एक नई स्फूर्ति आएगी। परसों जब चुनाव नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और पर्चा वापसी का आखिरी दिन था। नॉमिनेशन के आखिरी दिन इनको अलग-अलग लोगों का अपना होता है, कई लोग आखिरी दिन ही पर्चा भरते हैं। पर्चा नॉमिनेशन के लिए जाना था, खूब भीड़ आके इनके यहाँ इकट्ठा थी, अब सबको जुलूस के रूप में ये ले जाते। ये सारी चीज़ें चल रही थी और इस बीच पता लगता है कि इनका टिकट काट दिया गया और उनको काट के एक दूसरे किसी व्यक्ति को टिकट दिया गया। मैं इस बात को 2 चीज़ें और इनके अगेंस्ट ये कहा जा रहा है कि इन्होंने साहब बड़े खराब-खराब ट्वीट किए थे और कांग्रेस के लोगों के लिए बड़े खराब ट्वीट किए थे और इन्होंने प्रियंका गांधी जी और रॉबर्ट वाड्रा के लिए बहुत खराब ट्वीट किए थे, सोनिया जी के लिए बहुत खराब ट्वीट किए थे। और कांग्रेस के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब इन्होंने उस ट्वीट को डिलीट क्यों नहीं किया? अब 2 चीज़ें हैं। जब ये कांग्रेस में लिए गए थे, मैं ये बात इसलिए मैं अपनी समझ के लिए मेरी जो जानकारी और समझ है, अनुपम ने जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन की, उसके बाद क्या इन्होंने कांग्रेस के विपक्ष में, कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस के किसी नेता के बारे में कोई खराब टिप्पणी, कोई ऐसी टिप्पणी की है जिसपे इनसे पूछा जा सके? अगर नहीं, तो ये जब आप इनको ले रहे थे तो इनके गुण, अवगुण, सुगुण सगुण जो भी थे वो सब आपको पता थे। तो आपने इनको लिया क्यों था? क्योंकि यहाँ पे एक बात और उठती है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा, अधिकार यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत कौन-कौन सी यात्रा करेगी, बड़ी बातें करेगी, लेकिन अल्टीमेटली अगर जब इलेक्शन का समय आएगा तो वहाँ तरह-तरह की चीज़ें शुरू हो जाएँगी। इसके उलट बीजेपी में तमाम ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पानी पी-पी के गाली दी थी। कपिल मिश्रा का चौथी पास, चौथी फेल कौन-सा वो दिल्ली विधानसभा का जो रिकॉर्डेड मैसेज है, प्रधानमंत्री के अगेंस्ट वो है दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई का पार्ट है। लेकिन आज वो बीजेपी के मतलब बहुत एक्टिव सदस्य हैं। हिमंता बिस्व शर्मा क्या-क्या नहीं कहते थे बीजेपी को। आज वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। मनोज तिवारी गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट सपा के कैंडिडेट होकर इलेक्शन लड़े थे। क्या-क्या नहीं बोले थे।
एक पूना वाला है, वो पूना वाला क्या-क्या गाली नहीं देते थे बीजेपी को, लेकिन आज वो बीजेपी के प्रमुख स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीजेपी जैसे बन जाइए, लेकिन अगर आप एक किसी व्यक्ति को, और इस मामले में मैं अनुपम की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसको ले रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी पुरानी बातों को भी आप इग्नोर करना पड़ेगा आपको। अब ये कहना कि उनको तो डिलीट कर देना चाहिए था, ये सब बचकानी बातें हैं। और मेरे ख्याल में अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने वक्तव्यों को डिलीट नहीं कर रहा है, तो भाई जो मेरे पैरामीटर्स हैं जीवन के, वो मॉरलिटी के हिसाब से, वो ईमानदारी के हिसाब से उस व्यक्ति से ज़्यादा बेहतर है जो अपने पुराने डिलीट कर देता है। कम से कम वो जो मैं पहले था, आज मैं इवॉल्व हुआ। मुझे आज आज ये है, तो इसमें मुझे मुझे लगता है कि इसमें वो नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं थी अगर उन्होंने अपना पुराना डिलीट नहीं किया था। दूसरी बात ये है कि जब आप उनको टिकट दे दिए, अब वो सही या गलत, आपकी जो भी प्रक्रिया थी, जो भी सर्वे था, फिर जो भी पीएससी रिकमेंडेशन, फिर स्टेट और क्या-क्या जो भी आपकी प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया से गुज़र के उनको टिकट मिला है। जिसका मतलब आपकी वो प्रक्रिया भी ठीक नहीं है, वो भी गलत है। तो अगर एक ये गलत हो सकते हैं, तो इस तरह के और कैंडिडेट भी गलत हो सकते हैं। और तीसरी बात, अ, मैंने जो मेरी जानकारी है, इनके टिकट मिलने के 10 मिनट के अंदर कुछ लोग इनके पीछे इनको ट्रोल करने लगे, इनके पुराने उसकी याद दिलाने लगे और इनके टिकट काटा जाए इसकी इसकी एक मुहिम चलाने लगे। ये सारे लोग वेस्टेड पार्टीज़ हैं, वो कांग्रेस के लोग हैं, वो बीजेपी वाले ये मुहिम नहीं चला रहे थे, ये कांग्रेस के लोग चला रहे थे। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि कांग्रेस में ही अगर एक वर्ग अपने ही नेतृत्व के अगेंस्ट इस तरह की बात करता है, तो कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। और मेरी जानकारी के अनुसार अनुपम का टिकट कृष्णा वल्लू और राहुल गांधी जी की नॉलेज और सहमति और उनके कहने से, उनके रिकमेंडेशन से ही हुआ था, तो वो कहीं न कहीं वो प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है। अब दूसरी बात, दशरथ मांझी के पुत्र को लोग कह रहे हैं टिकट नहीं दिया गया। क्या कभी कहा गया था कि उनको टिकट दिया जाएगा? किसी मंच से मैंने तो नहीं सुना था, लेकिन अगर किसी मंच से सुना था, तो भाई बताइए किस मंच से कहा गया था? अब बताया जा रहा है कि वो गुस्सा है और इस तरह की बात। लेकिन मेरी जानकारी में दशरथ मांझी के पुत्र को कहीं पे भी नहीं कहा गया था कि उनको टिकट दिया जाएगा। अब आज अगर वो गुस्सा हैं या सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह की बात है, तो वो एक अलग बात है। एक चीज और मुझे लगती है कि ये जो जेएमएम है, जेएमएम चूंकि राष्ट्रीय पार्टी नहीं है और जेएमएम को बिहार में अगर सीटें मिलती तो उसको एक नए चुनाव चिन्ह से, फ्री चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ना पड़ता, तो वो इस पे तैयार थी कि वो किसी अपने सहयोगी दल की पार्टी जो इंडिया गठबंधन, उनके चुनाव चिन्ह पे लड़ लेगी, लेकिन उनको भी अकोमोडेट नहीं किया गया। और ये याद रखिएगा कि जेएमएम की सरकार में जो भी छोटे या बड़े घटक दल हैं, उसके सबको रिप्रेजेंटेशन है, सबके मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ बगल के राज्य में, लेकिन यहाँ पे जेएमएम के किसी भी उम्मीदवार को जगह नहीं दी गई है। अब ये जो भी कुछ कहे कि नहीं इसमें ये था और कांग्रेस तो ऐसे नहीं करेगी, लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूँ कि इंडिया गठबंधन को लीड कांग्रेस कर रहा है। उसके सबसे प्रमुख नेता राहुल गांधी हैं और मेरे हिसाब से कहीं न कहीं, हम लोग कहें कुछ भी, लोग मुझे कल भी 2 दिन पहले भी मैंने इस बात को कहा था, तो लोगों ने, कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया था, लेकिन स्टिल आई एम ऑफ अ वेरी फर्म ओपिनियन कि इंडिया गठबंधन की सफलता और विफलता, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पूरी तौर से कांग्रेस को जिम्मेदारी लेनी होगी और कांग्रेस में भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी राहुल गांधी की होगी। इससे कोई नहीं बच सकता है। लेकिन अभी तक चीजें बहुत क्लियर नहीं हुई, कौन कितने सीटें लड़, ये फैक्ट एंड फिगर के साथ नहीं की, ये इतनी सीटें, इतनी सीटें, इतनी सीटें, वो एक धुंध है, वो कोहरा इलेक्शन तक क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक अच्छी एडवांटेज जो इंडिया गठबंधन को मिली हुई थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।